नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ऑप्टिमिस्ट पर। आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th। पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है वो चाहे तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा सा तसल्ली से, बहुत ही पेशेंस के साथ बनाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो स्लो हो सकता है, आपको लंबा लग सकता है वीडियो, लेकिन इस बात की तो गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पहला पार्ट। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कैसे नेशनलिज्म यूरोप में फैला, कैसे बढ़ा। और यूरोप एक कॉन्टिनेंट, सबको पता है। राइज मतलब बढ़ना, नेशनलिज्म एक फीलिंग है। अब इसके बारे में मैं डिस्कस इसलिए अलग से करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब होता क्या है कि एनसीईआरटी में सिर्फ नेशनलिज्म बोल तो दिया गया है, उसको यूज़ भी किया गया है हर बार, हर जगह पे आपको नेशनलिज्म वर्ड यूज़ करने देखने को मिलेगा उसका यूज़। बट अगर हम इस वर्ड को समझेंगे नहीं अच्छे से, इसकी जो मीनिंग है अगर हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगी, तो पूरा चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा चैप्टर है। इसमें आपको फैक्ट्स तो याद करने ही पड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन आपको कुछ ऐसे आइडियाज समझने पड़ेंगे जो आप रियल लाइफ में टच और फील नहीं कर सकते। जैसे नेशनलिज्म एक फीलिंग है, आप इसको एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाओगे तो आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। तो पहले बहुत ही तसल्ली से इस नेशनलिज्म की फीलिंग को समझ लेते हैं कि नेशनलिज्म है क्या चीज़। देखिए, हिंदी में नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ये वो फीलिंग है जिसमें आप अपने देश को सबसे ऊपर रखते हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद वो फीलिंग है जिसमें आप अपने देश को सबसे ऊपर रखते हो। ये एक ऐसा विचार है कि हमारे देश या हमारा देश जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे ताकतवर है और सबसे खास है। तो जो भी व्यक्ति नेशनलिज्म में बिलीव करता है उसके मन के कैसे विचार होते हैं? वो कहता है हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे ताकतवर है और सबसे खास है। ये फीलिंग आपके अंदर आएगी अगर आप नेशनलिस्ट टाइप के हैं। देन इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं इसको लेकर, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। पॉजिटिव बातें क्या है? जैसे अगर आप नेशनलिज्म में बिलीव करोगे तो पॉजिटिव चीज़ क्या होगी कि आप अपने देश के प्रति, आपके मन में बहुत प्यार होगा और आप चाहोगे कि उसकी तरक्की में, उसके प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में आप क्या करो, कंट्रीब्यूट करो। तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किसका? नेशनलिज्म का, कि आप कंट्रीब्यूशन करना चाहोगे किस चीज़ में? अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में। तो ये तो अच्छी बात है अगर कोई अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहे। जैसे कैसे बढ़ाना चाहोगे? जैसे कुछ लोग बोलेंगे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, ठीक। फिर जैसे मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ को सपोर्ट करोगे। बहुत सारे लोग आपने आसपास देखे होंगे, बोलेंगे नहीं हम बाहर का बना यूज़ नहीं करेंगे, हम मेड इन चाइना यूज़ नहीं करेंगे, हम मेक इन इंडिया यूज़ करेंगे। तो ये भी नेशनलिज्म का एक पॉजिटिव साइड है कि आप अपने देश की तरक्की में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। उसी तरह आप जब स्पोर्ट्स को देखते हो जिसमें इंडिया खेल रहा होता है, आप चीयर करते हो इंडिया को, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आप चाहते हो कि इंडिया जीते, आपको वो तिरंगा जब आप देखते हो तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत प्राइड फील होता है। तो ऑल दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म। नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसका क्या है? जैसे कि कभी कभी हम अपने कल्चर को, अपने देश को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। तो नेशनलिज्म का एक और पहलू ये है, एक और एस्पेक्ट ये है जो कि नेगेटिव है, वो ये है कि जब हम दूसरे देशों को या दूसरे कल्चर को नीचा दिखाते हैं अपने देश को सुपीरियर दिखाने के लिए, हमारा देश अच्छा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे हम कुछ बातें करते हैं ना सर, अरे हमारे कल्चर के अलावा तो सब गलत है, या वो जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। अगर कोई आपसे एग्री नहीं करता या आपसे अलग सोचता है तो आप कहते हैं अरे तो देशद्रोही। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है राष्ट्रवाद का या नेशनलिज्म का। तो अगेन फटाफट एक बार देख लेते हैं से। नेशनलिज्म का मतलब एक ऐसी फीलिंग है
जिसमें आप अपने देश को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हो। ये एक ऐसी सोच है जिसमें लोग कहते हैं कि हमारा देश सबसे बेस्ट, सबसे खास, सबसे ताकतवर होना चाहिए या है। ठीक है, तो एक ऐसा बिलीफ है। अब इसको बार 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 अपने दिमाग में दोहराओ, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर इसी नेशनलिज्म पे ही बेस्ड है। तो अभी जब नेशनलिज्म अगली बार आएगा ना, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए, एकदम हिट करना चाहिए कि अच्छा नेशनलिज्म का मतलब ये है। तो मोर देन लर्निंग दिस चैप्टर, अगर आप समझने पे जोर देंगे तो आप इजीली इस चैप्टर को टैकल कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, और ये आपके चैप्टर का इंट्रो पार्ट है, मतलब जो पहले के 2 पेजेस है ना, तो ये उससे लिया गया है। और इसमें आपको एक आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉर्यू। ठीक है, एंड द टाइटल इज फ्रेडरिक सॉर्यूज ड्रीम 1848। अब फ्रेडरिक सॉर्यू है क्या? तो जी फ्रेडरिक सॉर्यू जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स तैयार किए। अभी प्रिंट्स क्या होती है? पेंटिंग्स नहीं है। पेंटिंग्स में आर्टिस्ट क्या करता है? पेंटिंग बनाता है एक, फिर दूसरी पेंटिंग बनाता है, ऐसे करता है। प्रिंट में क्या होता है कि एक रफ, कह लो एक रफ, रफ भी नहीं कहेंगे, एक तरह से जैसे आप शादी कार्ड देखते हो, शादी कार्ड कैसे बनते हैं? एक प्रिंट तैयार किया जाता है, फिर उसको एक खांचा तैयार किया जाता है, एक मैट्रिक्स तैयार की जाती है, और फिर उसके ऊपर इंक डाल के एक खांचे से कई सारे कार्ड्स बना लिए जाते हैं। यानी बार बार उसको पेंट नहीं, लिखा नहीं जाता है, एक बार मेहनत की जाती है, फिर बाकी बार उसको बस इंक डाल डाल के छापा जाता है। तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने ऐसे प्रिंट्स तैयार किए थे। ठीक है, पेंटिंग और प्रिंट में अंतर क्या है कि पेंटिंग तो भाई आप एक बनाओगे, प्रिंट में क्या है कि आप एक मैट्रिक्स से, एक खांचे से बहुत सारे प्रिंट तैयार कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक ऐसे लकड़ी ली, और लकड़ी में मैंने ऐसे एक फूल बना दिया। ठीक, और इसमें ये एरिया, इसमें छेद कर दिया ऐसे। अब मैं इसके ऊपर जब कलर डालूंगा, जैसे रंगोली में कलर डालते हैं, तो आप ज़मीन में देखोगे केवल ये ऐसे फूल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रिंट करना। तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने ऐसे 4 प्रिंट तैयार किए, उसमें से एक प्रिंट आपको बुक में दिया गया है, और उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता है कि भाई ये प्रिंट क्या है, इसका क्या मतलब था। तो ये जो प्रिंट था, ये फ्रेडरिक सॉर्यू के ड्रीम को दिखाता है। ड्रीम मतलब यहाँ पे वाला सपना नहीं जो रात को देखा जाता है, मतलब उनका एक विजन था। वो चाहते थे कि ये दुनिया कैसे बने, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स से बने, ऐसी कंट्रीज बन जाए जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हैं। अब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मतलब समझ लीजिए। डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से फ्रेडरिक सॉर्यू का मतलब ये था ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करें। दरअसल हो क्या रहा था कि उस समय, जिस समय ये प्रिंट्स तैयार किए थे फ्रेडरिक सॉर्यू ने, फ्रांस में मोनार्की चलती थी, मतलब किंग्स वगैरह होते थे, किंगडम्स होते थे। और किंग्स को आप इलेक्ट नहीं करते, वो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, वो मिलिट्री पावर के दम पे या हेरिडेटरी, मतलब उनके पिता किंग रहे होंगे तब वो किंग बन गए। लेकिन डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मतलब ये है कि एक ऐसी कंट्री जहां पर लोग अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करें। ठीक, और कोई भी अनइलेक्टेड लीडर ना हो, ऐसा कोई लीडर ना हो जिसको लोगों ने इलेक्ट ना किया हो, वो लीडर बन जाए, रूलर बन जाए। और ये जो रूलर है, ये जो लीडर्स हैं, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कहा गया है। और फ्रेडरिक सॉर्यू का ड्रीम था कि पूरे यूरोप में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हो जाएं। ठीक, अब भाई आप ड्रीम कब देखते हो? जो चीज़ आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास होगी आप उसका ड्रीम थोड़ी देखोगे कि मेरे पास ये हो जाए। तो फ्रेडरिक सॉर्यू इसलिए ये ड्रीम देख रहे थे क्योंकि यूरोप में उस टाइम तक ऐसी कंट्रीज नहीं थी। ठीक, कैसी कंट्रीज? जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो, जहां पे जो रूलर है वो लोग इलेक्ट करें। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब ये जो इनका पहला प्रिंट था जो उन्होंने तैयार किया, उसमें दिखाया गया कि यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग, दे आर मार्चिंग इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब एक तरह से झांकी निकल रही है। जैसे आप देखो, जैसे मान लो ये रोड है सीधी, और आप देखो बड़े बड़े त्योहारों में क्या होता है, लोग इधर साइड साइड खड़े होते हैं रोड के, और बीच में से झांकी गुजरती है। ठीक, यहाँ से कोई झांकी गुजर रही होती है। तो सिमिलरली अभी इस प्रिंट को आपको जब दिखाया जाएगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे यूरोप के लोग
और बहुत सारे अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, दे आर मार्चिंग इन अ प्रोसेशन, वो एक भीड़ में जा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं फटाफट प्रिंट में, तभी चीज़ें आपको और क्लियरली समझ में आएंगी। ये देखो, ये आपकी बुक में दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि किस तरह क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं आपको पहले यहाँ पे इस पिक्चर में समझा देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, फिर एक बार उसको पॉइंट वाइज भी पढ़ लेंगे आगे स्लाइड्स में, बट यहाँ पहले देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मैं थोड़ा डार्क कलर ले लूँ। देखो यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है, ठीक। और ये क्या है भाई, हमने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में कि जो उस टाइम पे रेवोल्यूशंस वगैरह हो रहे थे वहाँ पर ये सब जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी, फ्रीडम, इनको ना एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया था। तो ये जो लिबर्टी है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और ये जो सारे लोग गुजर रहे हैं यहाँ से, जितने भी लोग जा रहे हैं, देखो ये उसको होमेज पे कर रहे हैं। होमेज मतलब एक रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। जैसे आप देखो 26 जनवरी या 15 से परेड होती है, तो सारे जो परेड करने वाले फौजी हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ देख के सलाम वलाम करते हैं ना, एक तरह से उनको इज्जत देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मार्चर्स हैं, जो लोग मार्च कर रहे हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, मतलब एक तरह से सम्मान दे रहे हैं। अब लिबर्टी मैंने बताई थी, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया गया है, और जिसके हाथ में देखो, एक हाथ में टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च किस चीज़ की है? इट इज़ अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक, यानी इट इज़ अ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक प्रतीक है। देन दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। इस वाले हाथ में देखो चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। अब ये भी आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था कि जब फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें स्टार्टिंग किससे की गई? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है राइट्स एंड इक्वालिटी का। अब इस एरिया को देखो, ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है? ये क्राउन्स है। क्राउन मतलब जो राजा अपने सर पे पहनता है ना, मुकुट, ये वो क्राउन है। तो ये दिखाया गया कि ये ढेर इनका लगा हुआ है, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। इसका मतलब फ्रेडरिक सॉर्यू ये दिखाना चाह रहे थे कि जब ऐसा वो हो जाएगा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक्स आ जाएंगी, सोशल रिपब्लिक्स यूरोप में, तो ये जो मोनार्की है क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी। जैसे कचड़े की तरह पड़ा हुआ है ना पूरे क्राउन्स टूटे हुए, यानी एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम्स हैं, ये जो राजा लोग हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं यूरोप में, अपने किंगडम्स में जो डायनेस्टिक रूल चल रहा है कि राजा के बाद उसका बेटा आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अगेन ये फ्रेडरिक सॉर्यू का ड्रीम है, वो चाहते थे कि ऐसा हो, मोनार्की खत्म हो, एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम्स खत्म हो जाए। तो ये इस टूटे हुए क्राउन्स के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। अब जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा हम स्लाइड्स में भी देखेंगे, बट फटाफट और जल्दी कुछ चीज़ें देख लें। जैसे सबसे आगे देखो यूएसए और स्विट्जरलैंड का झंडा, यानी वही वो कंट्रीज़ हैं ये जो होमेज दे के आगे निकल गई। एक तरह से ये सिंबल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो यूएसए, जो अमेरिका कह सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो स्विट्जरलैंड है, ये ऑलरेडी इस टाइम तक क्या हो गए थे, 1848 तक ये नेशन स्टेट्स बन चुके थे। ठीक है, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी उस टाइम तक नेशन स्टेट्स बन गए थे, तो फ्रेडरिक सॉर्यू ने इनको दिखाया कि वो आगे निकल चुके हैं। इस स्टैचू के पास अभी कौन है? फ्रांस है। ये जो ट्राई कलर है ये फ्रांस का ट्राई कलर है। देन उसके बाद आप देखो जर्मनी है, ठीक, और जर्मनी के बाद फिर ऑस्ट्रिया है, और फिर ऐसे बाकी सिसिली किंगडम के भी झंडे दिखाए जा रहे हैं, और भी अलग अलग कंट्रीज हैं यूरोप की। तो ये दिखाया जा रहा है कि सब एक के बाद एक आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि आपको इस पेंटिंग के ऊपर दिखाई देगा कि ये क्राइस्ट है, यानी जीसस क्राइस्ट, और बहुत सारे देखो एंजल्स, जिनके पंख हैं ऐसे, ये सारे एंजल्स हैं, और सेंट्स हैं, संत होते हैं, जैसे इनको हम हिंदी में संत कहते हैं, वो लोग सेंट कहते हैं। तो सॉर्यू की पेंटिंग में ये भी दिखाया गया है कि आसमान से जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, जो सेंट है, संत लोग हैं, और जो एंजल्स हैं, वो इन लोगों को देख रहे हैं
और खुश हो रहे हैं, ठीक है। वो खुश हो रहे हैं कि जो जो यूरोप के लोग हैं ये फाइनली मोनार्की को हटा के क्या कर रहे हैं, दे हैव फॉर्म डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो इसमें रिलीजन का भी यूज किया गया दिखाने के लिए कि जीसस क्राइस्ट भी खुश हो रहे हैं इस चीज को देख के। और ये जो सारे लोग एक साथ चल रहे हैं एक के बाद एक, ये क्या शो कर रहा है, ये फ्रेटर्निटी शो कर रहा है, ये ब्रदरहुड भाईचारा दिखा रहा है यूरोप में कितना है, ठीक है। इन सारे देशों के बीच में भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, ये उसको भी दिखा रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है या वन वर्ड में आ जाता, सॉरी वन लाइनर में आ जाता है कि ये फ्रेडरिक सॉर्यू की जो प्रिंट है ये क्या सिंबलाइज करती है। तो उसमें आप लिखोगे इट सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। अलग अलग जो यूरोपियन देश है इनके बीच में भाईचारे को दिखाता है ये प्रिंट, ठीक। अब इसको जरा एक बार स्लाइड में भी देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या इस पेंटिंग का मतलब। जो मैंने बताया लगभग वही चीज़ है बट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले होमेज टू लिबर्टी। तो हमने देखा कि जो मार्चर्स हैं, जो मार्च कर रहे हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के फॉर्म में दिखाए गए हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग देयर होमेज, वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसके लिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। और जो लिबर्टी का स्टैचू है उसको, लिबर्टी जो एक चीज़ है मतलब आज़ादी कह लो, फ्रीडम कह लो, उसको एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया, एक महिला दिखा बनाई गई ना, ये देखो एक महिला बनी हुई है और ये महिला किसका सिंबल है, लिबर्टी का। तो लिबर्टी को परसोनिफाई किया गया, यानी एक इंसान के जैसे दिखाया गया है। और कैसा इंसान, एक फीमेल फिगर, एक महिला के तौर पे दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक टॉर्च है मतलब एक तरह मशाल है। ये टॉर्च वाली टॉर्च नहीं जो सेल से चलती है, इसका मतलब होता है मशाल, ठीक। तो ये मशाल किस चीज़ की है, नॉलेज की मशाल है। मतलब ये दिखा रही है कि लोगों को क्या बनना चाहिए, लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज। देन इन द अदर हैंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, यानी दूसरे हाथ से उन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन पकड़ा हुआ है। और ये सिंबल है इस बात का कि लोगों के पास राइट्स और इक्वालिटी है, ठीक। फिर हमने क्या देखा कि सामने ज़मीन पे सिंबल्स पड़े हुए हैं, किसके सिंबल्स, एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल्स पड़े हुए हैं, यानी ऐसे सिंबल्स पड़े हुए जो सिग्निफाई करते हैं मोनार्कीज को या डायनेस्टीज को। हमने क्या बताया था आपको भी कि सामने ज़मीन पे क्राउन टूटे हुए पड़े, जो मुकुट होते हैं जो राजा पहनते हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, ये इस बात का सिंबल है कि मोनार्की का एंड हो जाना चाहिए। और जो एब्सोल्यूटिस्ट रूल है, एब्सोल्यूटिस्ट रूल का मतलब जहाँ पे किंग या जो भी रूलर है वो केवल अपने हिसाब से चीज़ें करता है, जिसको किसी और चीज़ का कोई डर कोई परवाह नहीं होती, वो अपने हिसाब से जो उसके मन में आता है वो करता है, ठीक। तो ये जो सामने टूटे हुए मुकुट है, सिंबल्स पड़े हुए एब्सोल्यूटिस्ट सिंबल्स के, यही शो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। अब नेशंस इन द प्रोसेशन का मतलब है कि कौन कौन से नेशंस दिखाए गए हैं जो इस मार्च में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चल रहा है कि नेशंस है अलग अलग, सबके हाथ में फ्लैग्स हैं और सबके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो अलग अलग हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। जैसे सबसे पहले कौन चल रहा है, हमने बताया था आपको, यूनाइटेड स्टेट्स आगे निकल गया है, स्विट्जरलैंड भी आगे निकल गया है। तो इसका आगे निकल जाने का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी जिस टाइम तक ये प्रिंट बना, ये ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। अब नेशन स्टेट भी एक ऐसा टर्म है जो बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेशन स्टेट्स किसे कहा जाता है। देखिए, नेशन स्टेट एक ऐसी कंट्री को कहा जाता है जहाँ पे जो मोस्टली ज़्यादातर लोग हैं उनका कल्चर सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, हिस्ट्री सेम हो, और वो एक फिक्स्ड टेरिटरी में रहते हो, यानी उनका जो एरिया जहाँ पे वो रहते हो वो फिक्स हो, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं जापान का लेता हूँ। जापान एक नेशन स्टेट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ के मोस्टली जो लोग हैं वो जापानीज कल्चर को फॉलो करते हैं, जापानीज भाषा बोलते हैं, और उनकी एक कॉमन हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है वो कॉमन है, मतलब ज़्यादातर लोगों ने वही हिस्ट्री एक्सपीरियंस की है। इसके अलावा उनका जो एरिया है वो भी फिक्स है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है ना जिसको मार्क किया गया कि ये जापान है। तो इसीलिए जापान एक नेशन स्टेट है। क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है? जी, इंडिया भी एक नेशन स्टेट है बट थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने क्या कहा कि
कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ज़्यादातर लोगों की, ठीक है। ज़्यादातर लोग एक ही भाषा, एक ही कल्चर शेयर करते हो। इंडिया इस मामले में अलग है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। तो इवन दो इंडिया एक फिक्स टेरिटरी का नाम है, एक फिक्स्ड एरिया है जिसको हम इंडिया कहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है बाकी दुनिया से क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कल्चर की, लैंग्वेज की, ठीक है, हिस्ट्रीज़ की। हमारी एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारी हिस्ट्रीज हमने एक्सपीरियंस की ओवर द टाइम, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल ने। तो नेशन स्टेट एक वो कंट्री होती है जहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोग, सारे लोग नहीं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं उस कंट्री के सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और सेम हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, और वो एरिया फिक्स्ड होता है। अब आप देखोगे इस प्रोसेशन में जो फ्रांस है वो सबसे पास है इसके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। और वो कैसे पता चल रहा है, जो उनके लोगों के हाथ में जो ट्राई कलर फ्लैग है उससे पता चल रहा है ये फ्रांस है। उसके पीछे आता है जर्मनी। जर्मनी को कैसे पहचानते हैं हम, उस आप पिक्चर में देखिएगा जो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग होगा वो जर्मनी का फ्लैग है। अब ये पिक्चर बनी है 1848 में, और जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो यू विल सी कि जर्मनी की हिस्ट्री में 1848 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है। तो जर्मनी इस टाइम तक यूनिफाइड नहीं हुआ है। जर्मनी जिसको दिखाया गया है वो अलग अलग एरियाज में बटा हुआ था। अभी जो मैं कह रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइए, जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप सब समझ जाएंगे, आपको याद आएगा, फिर तब हिट करेगा। अच्छा, गौरव सर ने पहली क्लास में ही बताया था, बट वो अब समझ में आएगा। होगा क्या, अभी मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में जर्मनी कहते हैं, पहले वैसे जर्मनी नहीं था। ड्यूरिंग 1848 बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स थे जिनमें लोग जर्मन भाषा तो बोलते थे लेकिन कोई एक कंट्री नहीं थी जर्मनी। अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे और उनमें जर्मन भाषा लोग बोलते थे। तो 1848 जब ये फ्रेडरिक सॉरी का प्रिंट आया तब तक जर्मनी यूनिफाइड नहीं हुआ था, वो सारे किंगडम एक नहीं हुए थे, जर्मनी नहीं बना था, ठीक है। बस उम्मीद थी कि जर्मनी क्या हो जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा। तो इसको भी आप परेशान मत हो, आगे पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल इतना समझ लो कि उस प्रिंट में जो गोल्ड, रेड और ब्लैक फ्लैग है वो जर्मनी का है। इसके बाद आप देखोगे जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ठीक है, टू सिसिलीज। अभी टू सिसिलीज क्या है ये तो आपको चैप्टर में आगे और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। अभी समझ लो कि मॉडर्न डे जो इटली है उसका पार्ट है ये, ठीक है, आज के समय का जो इटली देश है उसका ये पार्ट था उस टाइम पे, ठीक है। देन लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये सारे लोग, इधर के लोग क्या कर रहे हैं इस मार्च में एक के बाद एक चल रहे हैं। परेशान मत होइए, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली मैप में बताऊंगा बाद में। जब मैं बोल रहा हूँ परेशान नहीं होना है तो नहीं होना है, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको समझाऊंगा क्या है सारी चीज़ें। अभी जितना समझ में आ रहा है, जो समझना है आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है, क्या समझना है। देन आपको मैंने बताया था रिलीजियस इमेजरी का भी यूज़ हुआ है, रिलीजन के सिंबल्स का भी यूज़ हुआ है इस पेंटिंग में, प्रिंट में। जैसे सबसे पहले दिखाया गया था ना, क्राइस्ट है ऊपर से, और सेंट्स हैं जो ऊपर से देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं ऊपर से, और ये जो सारे देश एक के बाद एक चल रहे हैं, जो लोग अलग अलग चल रहे हैं, ये प्रिंट इस बात को भी सिंबलाइज कर रहा है कि इन सारे लोगों के बीच में क्या है, फ्रेटर्निटी है, एक ब्रदरहुड की भावना है, एक भाईचारा है, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन, ये इसको याद कर लेना, ये आपके वन स्मॉल, क्या बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, MCQ में या शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि ये जो प्रिंट है फ्रेडरिक सॉरी का, ये क्या सिंबलाइज करता है। तो ये फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस को शो करता है। कई बार एक ही जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे यूनिटी अमंग नेशंस, तो उसमें आप फ्रेटर्निटी वाले ऑप्शन को ही चूज करिए क्योंकि आपकी NCERT से लिया गया डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जर मैसेज, मतलब इस प्रिंट का जो मेन आइडिया क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहा है ये। तो ये जो सॉर्यू की पेंटिंग कह लो या प्रिंट कह लो, ये एक यूटोपियन आइडिया को दिखाता है। यूटोपिया का मतलब आपकी बुक में जो वर्ड मीनिंग में दिया गया है, एक आइडियल स्टेट, ठीक है, एक आइडियल स्टेट को यूटोपियन स्टेट कहा जाता है, या एक आइडियल सिचुएशन को यूटोपियन सिचुएशन कहा जाता है। तो यूटोपिया वो आदर्श स्टेट है, एक आइडियल स्टेट है
जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता है। रियलिटी में इसका पॉसिबल होना सच नहीं हो सकता। जैसे इसमें क्या दिखाया गया है कि पूरे यूरोप में सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हैं और सबके बीच में ब्रदरहुड है। तो क्या आपको लगता है रियल में ऐसा पॉसिबल है कि सारी कंट्रीज एकदम डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन जाएं और सबके बीच में भाईचारा भी आ जाए? तो ये एक यूटोपियन आइडिया है, ये एक आइडियल आइडिया है फ्रेडरिक सॉर्यू का, कि जो सोच रहे थे ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सॉर्यू की पेंटिंग है इसको यूटोपिया कहा गया है। इसको कहा गया कि ये यूटोपिया शो कर रहा है। यूटोपिया का मतलब एक ऐसी आइडियल सिचुएशन जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कल से एकदम सुबह 3 बजे उठ जाओ, फिर 4 घंटे पढ़ाई करो, फिर पढ़ के स्कूल जाओ 7 बजे, फिर स्कूल से आओ, फिर 4 घंटे पढ़ो, फिर 1 घंटे का रेस्ट लो, फिर 4 घंटे पढ़ो, तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आइडियलिस्टिक लग रहा है बात, ये सारी बातें। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा लगभग रोज़ फॉलो करना पॉसिबल है? मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो सॉर्यू की पेंटिंग अच्छी तो है कि भाई सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, सबके बीच में ब्रदरहुड है, सबके राइट्स हैं, इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। बट ऐसा रियलिटी में थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको यूटोपिया कहा गया है, ये यूटोपियन विजन कहा गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक बार दो बार रिवाइंड करके इस वाले पॉइंट को सुन लेना। अब 19th सेंचुरी में, जिस समय की हम बात करें, 19th सेंचुरी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे 1800 से 1900 का जो टाइम पीरियड है इसे 19th सेंचुरी कहा जाएगा। तो 19th सेंचुरी में ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आइडिया बन के उभरा। और क्यों इसे पावरफुल कहा गया है? क्योंकि यूरोप में बहुत सारे जो चेंजेस हुए उसके पीछे इस नेशनलिज्म का ही रोल था, ठीक है। फिर से अगर डाउट हो रहा है नेशनलिज्म क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर से पहली स्लाइड पे जाओ और समझो कि नेशनलिज्म क्या है। तो ये जो नेशनलिज्म हम पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस आइडिया ने, इस नेशनलिज्म के आइडिया ने पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया 19th सेंचुरी में और उसके बाद भी। अब कुछ पॉइंट्स हैं। नेशनलिज्म के आने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी ओल्ड डायनेस्टिक अंपायर्स थे, जो किंगडम्स थे, वो हटने शुरू हो गए। लोगों ने अपने अपने देशों में, अपने अपने एरियाज में जो उनकी डायनेस्टिक रूल्स थे, जो रूलर्स थे, मोनार्स थे, उनको हटाना शुरू किया और उनकी जगह पर नेशन स्टेट्स बनने लगे। नेशन स्टेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था। नेशन स्टेट्स उन कंट्रीज़ को कहा जाता है, उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो कल्चर है, लैंग्वेज है और जो हिस्ट्री वो सेम होती है और वो लोग एक फिक्स टेरिटरी में रहते हैं। तो नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण बहुत सारे जो ओल्ड डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वो हटने लग गए, उनकी जगह पर नेशन स्टेट्स बनने लग गए। अब ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स थे, इनकी एक खास बात थी कि इनमें सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, एक गवर्नमेंट सिस्टम होता था, एक सेंट्रल कंट्रोल होता था पूरे एरिया का, ठीक है। और टेरिटरीज डिफाइंड होती थी, अनलाइक किंगडम्स। किंगडम्स में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? किंगडम्स में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कब किस राजा ने किस पे कब्जा कर लिया, कौन से एरिया को अपने मिला लिया, तो वो फिक्स नहीं होता। लेकिन ये जो मॉडर्न स्टेट्स बन रहे थे अलग अलग यूरोप में, इसमें सेंट्रलाइज्ड पावर थी, सेंटर पावर यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, एक सेंट्रल कंट्रोल था पूरे टेरिटरी पे, और टेरिटरीज डिफाइंड थी कि भाई इतने से इतना एरिया मेरा, इतने से इतना एरिया दूसरी कंट्री का है, ठीक। इस चीज़ ने, नेशनलिज्म ने क्या किया, लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी बनाई। मतलब लोग अपने आप को एक जैसा मानने लग गए, वो समझने लग गए कि हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई उनकी शेयर्ड हिस्ट्री थी। जब आपका इतिहास सेम होता है तो आप एक दूसरे से बहुत रिलेट कर पाते हो, आप एक दूसरे को एक जैसा समझते हो कि हम एक जगह से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो लोगों के बीच में क्या बढ़ा? यूनिटी बढ़ी। जब लोग ये बिलीव करने लग जाएं कि हमारी हिस्ट्री सेम है, हम सब ने एक ही स्ट्रगल देखा है, हम एक ही जगह से आ रहे हैं, तो उनके बीच में यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे आप देखो भाइयों के बीच में ज़्यादा प्यार क्यों होता है? रीज़न उसका ये होता है कि उनके माइंड में ये आइडिया होता है कि हम एक माँ के बच्चे हैं, एक पिता की औलाद हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यूरोप के इन कंट्रीज़ में देखने को मिला कि लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ने लग गई, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को समझा कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान एक है, हम एक कॉमन हिस्ट्री का हिस्सा हैं। अब ये जो नेशनलिज्म है, ये जो नेशनहुड की भावना, एक देश की भावना, ये कैसे और मजबूत हुई? फॉर्ज मतलब
और कैसे मजबूत हुई और कैसे ताकतवर बनी? इट बिकेम पावरफुल ड्यू टू द कॉमन स्ट्रगल्स। जब लोग एक जैसा स्ट्रगल करते हैं तो उनके बीच में यूनिटी बढ़ती है, एक देश की भावना बनती है। जैसे हमने अपने इंडिया के एग्जांपल लेके देखो, इंडिया में ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल क्या हो रहा था कि हमारा स्ट्रगल कॉमन था, हिंदू मुस्लिम ऊपर नीचे कास्ट जितने भी लोग थे सबका स्ट्रगल सेम था, एक दुश्मन के खिलाफ था। तो उससे उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों के बीच में नेशनहुड की भावना आई कि हम एक कंट्री बनाएंगे, अपने देश को आज़ाद करेंगे। तो स्ट्रगल से ऐसी नेशनहुड की भावना स्ट्रांग होती है। इसके बाद लीडर्स, जैसे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो, भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लो, इन सब लीडर्स के कारण भी लोग एकजुट होते हैं। वो कॉमन अपनी आइडेंटिटी कॉमन मानने लगते हैं कि हम एक जैसे हैं। देन लोगों का जो लोगों के जो एक्शंस होते हैं, जैसे मान लो लोगों ने इंडिया के एग्जाम्पल देखो, इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे, हर तरह के लोग। तो इससे क्या हो रहा था, उनके बीच में एक नेशनहुड की भावना और मजबूत हो रही थी कि हमको एक कंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये जो नेशनहुड की भावना है, एक देश बनाने की भावना है, ये अलग अलग चीज़ों से मजबूत होती है, जैसे स्ट्रगल से, लीडर्स से और लोगों के एक्शन से। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि लोगों के मन में पहले से ही नेशनलिज्म की भावना आ जाती है अपने आप से बिना किसी चीज़ के। ये आती है स्ट्रगल से, जब लोग कॉमन चीज़ के प्रति स्ट्रगल करते हैं, जब उनके लीडर्स सेम होते हैं और उनके एक्शंस एक जैसे होते हैं, तो लोगों के मन में ये नेशन की भावना आ जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरली अपने आप से नहीं आती है, इसके लिए ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और मैं इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग अपनी लैंग्वेज में बिना किसी बाहरी मदद से आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ। Why do you think artists use symbols like liberty flags to express nationalism instead of just writing about it? तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। ये पूछ रहा है कि जो आर्टिस्ट है या जो आर्टिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने ये सिंबल्स के यूज़ किए। जैसे लिबर्टी के लिए उन्होंने एक फीमेल फिगर यूज़ किया, उन्होंने अलग अलग कंट्री के लोगों ने अलग अलग फ्लैग्स यूज़ किए, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी राष्ट्रवाद की भावना को, अपने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज सिंबल्स, लिबर्टी के लिए और महिला का सिंबल यूज़ करने के लिए, अलग अलग फ्लैग्स यूज़ करने के लिए कंट्रीज़ के लिए, लोगों ने बस उसके बारे में लिख क्यों नहीं दिया? लिख के भी तो काम हो सकता था कि लिख देते कि भाई लिबर्टी ये होती है, ये कंट्री ये है। तो लोगों ने लिखने की बजाय सिंबल्स यूज़ किए। क्यों ऐसा किया, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में अगर 10 लाइक्स आ गए, मैं सिर्फ 10 लाइक्स की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ अगर 10 लाइक्स आ गए तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इसका पार्ट 2 तुरंत पोस्ट कर दूंगा। दिस इज़ पार्ट 2, यहाँ पे एंड होता है। 10 लाइक्स आप मुझे दे दो, इसका मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये कुछ वर्थ इट है। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आप पसंद करें इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ कि क्या ये वीडियो इस काबिल है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ये सीरीज़ ये काबिल है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा है तो आप 10 लाइक्स मुझे दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर इसका दूसरा पार्ट पोस्ट करूँगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, परेशान मत होइए, ये चैप्टर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसमें ऐसी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं जो आप छू के या ऐसे देख नहीं सकते हो। अब मैं बोलूँ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म आप कोई चीज़ नहीं है जिसको आप पॉइंट आउट कर दो हाँ ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक आइडिया है, और आइडियाज़ को समझने में टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होंगे अभी, अगर जो नए टीचर्स होंगे या इवन पुराने टीचर्स भी होंगे, आप उनसे जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, क्योंकि ये आइडियाज़ की बात करता है। और हमें इन बच्चों को, हमें आप सबको ये बताना पड़ेगा कि डरिए मत, ये स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन एक दो बार जब आप समझोगे, जब चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पीछे की भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ओके, अब हम इसको यहीं रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।